Hello students, this is Aniruddh Kumar Shukla. Students, today we are going to discuss about 28 MCQ question from chapter P block. So student, without wasting time, let's start. So firstly we are going to discuss about question number first. तो जैसे कि बच्चों की मैं बता रहा हूँ, हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। और हम लोग आप क्लास में कह भी रहे थे कि सर पी ब्लॉक, तो मैंने सोचा पी ब्लॉक के 28 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो कलेक्ट किया हुआ है, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है चैप्टर पी ब्लॉक से है। तो पी ब्लॉक से आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और जो भी दिक्कत हो आप ना क्लास में भी या ऐसे भी आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। तो जैसे कि इसमें 28 क्वेश्चन जो दिया गया है ये विद एक्सप्लेनेशन है, और आपको रीजन सहित बता दिया जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्यों, जो भी ऑप्शन है वो क्यों सही है, ठीक है। तो इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हो। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि H2S इज मोर एसिडिक देन H2O बिकॉज, दिया है H2S का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है ये मोर एसिडिक होती है कंपेरिजन टू H2O। तो यहाँ पे एक कंडीशन पहले तो आपको आना चाहिए कि H2O एंड H2S। तो देखो बेटा, दोनों कंपाउंड ऐसे हैं कि दोनों में पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पहली बात तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो दोनों में एक एक एलिमेंट, देखो मोर एसिडिक कौन होता है, पहले तो हमको आपको ये कंफर्म कर लेना है कि मोर एसिडिक कौन होता है। बेटा मोर एसिडिक वो होता है, जैसे एक है H2O एक है H2S, ठीक। अब मोर एसिडिक वो कंपाउंड होगा जो हाइड्रोजन आयन को इजिली वे में रिलीज कर देगा, क्योंकि एसिड की डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, एसिड इज द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। एसिड वह सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को इजिली वे में डोनेट करे। तो जो सॉल्वेंट या जो कंपाउंड इजिली वे में हाइड्रोजन को जितना इजिली वे में डोनेट कर देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे हमारे आपके पास दो दो कंपाउंड हैं, जैसे कि हम आप देख भी रहे हैं। एक है हमारा H2O और एक है H2S। तो बेटा ये दोनों एलिमेंट किस ग्रुप के हैं, पहली बात तो ये भी कंफर्म कर लो। जैसे हमने एक ट्रिक में आपको बता चुका हूँ कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, एक है ग्रुप 16। ग्रुप 16 को आप लोग अगर पी ब्लॉक में देखते हो, उसमें ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो इतने एलिमेंट हैं आपके ग्रुप 16 में। तो ग्रुप 16 में कौन कौन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। तो ये इतने एलिमेंट ग्रुप 16 में है, और ये ग्रुप 16 की ही बात हो रही है। ग्रुप 16 में स्टार्टिंग के दो एलिमेंट से एसिड बनाए गए, कौन कौन, एक है H2S और एक है H2O। तो बेटा H2S H2O, तो चलिए सबसे पहले ऑक्सीजन है, उसके नीचे सल्फर है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन करते हो 2 and 6, इसमें कितने टोटल ऑर्बिट हैं 2, ठीक है। और दूसरा है सल्फर का 16, इसका करते हो तो 2 8 6 इतना होगा। तो देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट टॉप टू बॉटम चलते हो तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। बेटा ग्रुप का रूल है कि ग्रुप में हम जब कभी भी मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स हमेशा इंक्रीज करता है। तो जहाँ पे सेल्स इंक्रीज करेगा वहाँ पे साइज इंक्रीज करेगी, ठीक है। और न्यूक्लियस से देखो डिस्टेंस आउटर के इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाती है। जैसे ऑक्सीजन में टोटल 2 ही ऑर्बिट हैं, 2 ऑर्बिट हैं। अब आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6 है, ठीक है। 2 and 6 है, तो इसमें कितने ऑर्बिट हैं, 2, 1 और 2। तो देखिए इलेक्ट्रॉन आप कैसे दिखा सकते हो भाई, इलेक्ट्रॉन जैसे आप दिखाना चाहो तो पहले ऑर्बिट में ये आपका न्यूक्लियस है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 दूसरे में 6, 1 देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड में। तो न्यूक्लियस की डिस्टेंस देखो आउटर के इलेक्ट्रॉन, ये सब बाहर के इलेक्ट्रॉन है, आउटर के इलेक्ट्रॉन है जो सब, ये देखिए ये वाला सेल जो है, तो यहाँ पे इनकी डिस्टेंस कम है। अब दूसरे की बात की जाए सल्फर की, तो सल्फर का ये न्यूक्लियस है, सल्फर का ये क्या है, न्यूक्लियस है। और सल्फर का एटॉमिक नंबर अभी मैं बताया 16 है, तो कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो 2 8 6 है। तो इनमें कितने ऑर्बिट बनेंगे, 1 2 3, ठीक है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में 8 होगा, तीसरे में 6 होगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। पहले ऑर्बिट में 2,
दूसरे में 1 2 3 4 5 6, तीसरे में सॉरी से मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा बनाया नहीं मैं सही से। ये जो है सल्फर है बेटा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 286। अब देखिए थोड़ा सा क्लियर सही दिखेगा। तो ये पहला जो है क्या है सल्फर का ये पहला जो है ऑर्बिट है, सल्फर का ये दूसरा ऑर्बिट है, ठीक है, और ये सल्फर का तीसरा ऑर्बिट है, ये देखो तीसरा ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन अगर आप दिखाना चाहते हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाओ। पहले ऑर्बिट में देखो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 है, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में 6 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। तो कहने का सेंस है कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखो बढ़ी, पहले में 2 ही ऑर्बिट थे, दूसरे में 3 हो गई, तो न्यूक्लियस का आउटर के इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पे वही कहानी पढ़ना है कि जैसे ऑक्सीजन है और दूसरा सल्फर है, दोनों के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन को कौन इजिली वे में रिमूव कर सकता है? तो बेटा हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है वहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा वर्क करेगा, जिसकी वजह से ये इजिली वे में नहीं रिमूव कर सकता हाइड्रोजन को। यहाँ पर सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में थोड़ा सा न्यूक्लियस और आउटर के इलेक्ट्रॉन पे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से सल्फर हाइड्रोजन को इजिली वे में रिमूव कर सकता है कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन को इजिली वे में रिमूव करेगा वो क्या होगा, वो मोर एसिडिक होगा, ठीक है। तो यही मेन रीज़न है कि H2S मोर एसिडिक होता है देन वाटर से। अब इसका रीज़न भी देखो क्या दे रहा है, रीज़न देख लिया जाए। रीज़न पहला है ए में, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन टू सल्फर, ठीक है, ये सही है ना, ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर से है ही, ठीक है, क्योंकि एक रूल है बेटा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट आर डिक्रीजेस, तो वहाँ पे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, तो ये रूल है। लेकिन अब जैसे आप बता सकते हो ऊपर सल्फर है, सॉरी ऑक्सीजन है, सल्फर है ओल्ड स्टाइल से, तो इस प्रकार से है, और ये टॉप है आपका और ये बॉटम है, तो टॉप टू बॉटम चलते हो, ऊपर से नीचे चलोगे तो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, उससे कम कौन होगा, सल्फर होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उससे कम सल्फर, उससे कम सेलेनियम की, इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे ये पहला है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन टू सल्फर, ये सही है, लेकिन आपको एग्जैक्ट रीजन बताना है कि क्यों ऐसा है। दूसरा है एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज हायर देन ऑक्सीजन, ये ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि बेटा जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, और सेल्स तभी इंक्रीज करते हैं जब आपका एटॉमिक नंबर ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और तीसरा रीजन क्या कह रहा है, सी में देखो, हाइड्रोजन सल्फर बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी इज लेस कंपैरिजन टू HO, तो ये भी सही है, HO की कंपैरिजन में कम एनर्जी, ठीक है, ये डिसोसिएट करेंगे क्योंकि न्यूक्लियस से इनकी डिस्टेंस क्या है, आउटर के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा है सल्फर में, और कंपैरिजन टू OH। डी में दे रहा है बेटा OH देखो HO, ये HO बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस, ये तो गलत कह रहा है, इसको ध्यान नहीं देना है। तो ये आपके मेन 3 ऑप्शन में सही दिख रहा है, लेकिन 3 में कौन ज़्यादा बेटर है ये बताना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो बेटा इसमें यही मेन ऑप्शन आपका बी सही होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज हायर देन ऑक्सीजन, सल्फर का एटॉमिक नंबर हायर होगा ऑक्सीजन की वजह से, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, और सेल इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियस और आउटर के इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण न्यूक्लियस आउटर के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कम वर्क करेगा, जिससे आउटर का इलेक्ट्रॉन इजिली वे में निकल भी सकता है, ठीक है। और एक कंडीशन और भी है कि हाइड्रोजन को इजिली वे में रिमूव भी कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जैसे कि मैं बताया कि जैसे मैं डेफिनेशन आपको बताया, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ब्रॉस्टेड एल लोरी, एसिड इज द सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू रिमूव प्रोटॉन। एसिड वह सब्सटेंस है बेटा जो प्रोटॉन मींस होता है H+, प्रोटॉन को क्या बोलते हो, H+, जो H+ को इजिली वे में रिमूव करेगा। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट पहले क्वेश्चन के लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ
हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर इन द ऑर्डर। हमें बताना है हाइड्राइड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड की बॉइलिंग पॉइंट कौन सही है। ठीक है, हाइड्राइड का मतलब होता है बेटा यहाँ पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर इन द ऑर्डर। हमें एग्जैक्ट ऑर्डर में बताना है कि कौन सा बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में जो ग्रुप 16 हाइड्राइड बनाता है, ठीक है, वो उनका ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा। तो एक चीज़ तो पहली बात तो ये कंफर्म होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा बेटा। तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा समझिए तो समझ में आएगा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। जैसे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो ऑक्सीजन में कितने ऑर्बिट हैं, देखो ऑक्सीजन में 2 ही ऑर्बिट हैं, तो न्यूक्लियस से आउटर के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा वर्क करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा। और जब ये इजिली ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि वाटर जहाँ दिखेगा ये सबकी कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट, सबकी कंपैरिजन में इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे हाई है। ओके बच्चों, तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसकी सबसे हाई होगी। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको 2 क्वेश्चन ये बता दिया, अब इसमें सीधी सी बात आप ये समझिएगा बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होगा। तो सीधा ऑर्डर आप देखिए, सीधा ऑर्डर देखिए, न्यूक्लियस से डिस्टेंस जैसे 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 देखिएगा एलिमेंट ग्रुप 16 में कैसे दिए हैं। जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन है, सल्फर है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, तो सबसे न्यूक्लियस एंड आउटर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें सबसे कम डिस्टेंस किसकी है, सल्फर की, उससे थोड़ा ज़्यादा किसकी होगी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर पहले चेंज कर लूँ, यस अब सही है। तो बेटा ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपको मालूम है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिट हैं, और अब वैलेंस शेल नहीं, ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या होता है 2 and 6, 8 एटॉमिक नंबर है। तो कितने ऑर्बिट हैं, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस आउटर के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगी। उससे थोड़ा कम किसकी होगी, सल्फर की, उससे थोड़ा कम सेलेनियम की, उससे कम टेलोरियम की। ठीक है, तो ये कंडीशन आप देखिए किसमें ऑर्डर एक करेक्ट ऑर्डर में है। तो देखिए करेक्ट ऑर्डर कौन है, करेक्ट ऑर्डर आपका दिख रहा है इसमें H2O की बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगी, उससे थोड़ा कम किसकी होगी, सल्फर H2S की, उससे कम किसकी होगी H2Se की, और उससे कम किसकी होगी H2Te की। तो आपका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी। तो आपको बच्चों अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम आप ऑर्डर में देखिए, सबसे हाईली बॉइलिंग पॉइंट वाटर की होगी, उससे कम H2S की होगी, उससे कम किसकी होगी H2Se की होगी, उससे कम किसकी होगी, सबसे कम होगी H2Te की, क्योंकि H2Te मतलब होता है टेलोरियम। टेलोरियम का एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो न्यूक्लियस एंड आउटर का जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये हीट देने पे इजिली वे में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। तो बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस टिंडल बॉक्स इज यूज्ड। ये क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, इसके पहले जो मैं 20 क्वेश्चन सेंड किया था, या क्लास में हो सकता मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, या हो सकता क्वेश्चन पेपर में ये दिया गया था। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस टिंडल बॉक्स इज यूज्ड। बेटा हमेशा के लिए अच्छे से रट लो, समझ लो कि कभी भी जब ये कह रहा है कि देखो सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप मैन्युफैक्चर करते हो बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो पहली बात इसमें 2 आंसर आपको तैयार होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो उसका आंसर होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और इसका आंसर होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रोसेस के द्वारा आप प्रिपेयर करते हो, तो आपका आंसर होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पहला तो आंसर हुआ। दूसरा इसमें बेटा ये है, कह रहा है कि कौन सा टिंडल बॉक्स का आप यूज करते हो। तो ये क्वेश्चन आया, एक बार मैं बता भी चुका हूं, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं, हमेशा के लिए समझ लीजिए बेटा कि जब कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा, तो वहां पर हमेशा जो टिंडल बॉक्स का यूज किया जाता है वो होता है टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल। जो टिंडल बॉक्स का यूज किया जाता है उसमें, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल उसमें स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो स्टोर होते हैं टिंडल बॉक्स में। तो इसका मतलब हुआ कि टिंडल बॉक्स में प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल। तो इसमें जो है बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 3। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्लोरीन डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द हेलोजन इन सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, इट इज ड्यू टू। फ्लोरीन डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द हेलोजन इन सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, इट इज ड्यू टू। तो क्वेश्चन अच्छे समझिए, कह रहा फ्लोरीन डिफर होता है अदर हेलोजन से। टोटल हेलोजन कितने हैं तो इसका ट्रिक में बताया था आपको, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, इतने टोटल हेलोजन है। लेकिन 80 जो है इसको बोलते हैं एस्टेटाइन, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए बेटा इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो हम इंक्लूड केवल इतने को ज़्यादा करते हैं, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतने टोटल हेलोजन है। ठीक है, अब देखिए, अब ये कह रहा फ्लोरीन अदर हेलोजन की कंपेरिजन में क्या है, डिफर है। ठीक है, ठीक है, डिफर प्रॉपर्टी रखता है। अब आगे कह रहा है इट इज ड्यू टू, भाई क्यों ऐसा है। तो बेटा अगर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 7। तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1s2 2s2 के अकॉर्डिंग करते हो तो होगा 1s2 2s2 2p5। तो बेटा इसमें देखो डी सबसेल अब्सेंस है, कौन सबसेल अब्सेंस है, डी। तो जहां पे डी सबसेल अब्सेंस होने के कारण ये एनामलस बिहेवियर शो करेगा कंपैरिजन टू अदर हेलोजन। ठीक है, अदर एनामलस बिहेवियर का मतलब अगर आपको नहीं कंफर्म है तो समझिए, एनामलस मींस होता है डिफरेंट बिहेवियर। तो फ्लोरीन डिफरेंट बिहेवियर शो करता है कंपैरिजन टू अदर हेलोजन ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी सबसेल। तो आपको रीजन समझ में आ रहा होगा, सीधी सी बात है, फ्लोरीन डिफर करता है अदर हेलोजन की कंपैरिजन में लैक ऑफ डी सबसेल। देखो किसी ऑप्शन में, ये देखो बी में दिख रहा है लैक ऑफ डी सबसेल, लैक मतलब डी सबसेल की कमी, डी सबसेल अब्सेंस होने के कारण ये रीजन होता है। तो ऑप्शन आपका 4 का करेक्ट ऑप्शन आप कौन, करेक्ट आंसर है आंसर बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, द सेट विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की बताइए। एसिड निकाला जाता है एसिडिटी और एसिड का निकाला जाता है बेसिसिटी। फिर से कंफर्म कीजिए, एसिडिटी जब पूछता है तो उसमें देखिए कि कौन अच्छा बेस है। ठीक है, जो बेस होता है, बेस एसिड बेस आपको मालूम है, जो बेस है उसका एसिडिटी निकाला जाता है और जो एसिड है उसका बेसिसिटी। उल्टा, एसिडिटी का मतलब आप एसिड से कभी मत समझिएगा बेटा, एसिडिटी का मतलब कभी एसिड से मत समझिएगा। एसिडिटी मीन्स होता है कि जैसे कहता कौन बेटर एसिडिटी शो कर रहा है, तो बेटर एसिडिटी का मतलब कौन, अच्छा बेस है। ठीक है, तो एसिडिटी का मतलब होता है बेस्ट एसिडिटी मीन्स होता है बेस्ट बेस वाला। तो एसिडिटी मीन्स होता है बेस और बेसिसिटी मीन्स होता है एसिड। तो आपको कंफर्म हो गया होगा एसिडिटी बेसिसिटी। अब यहाँ एसिडिटी की बात कर दिया तो समझ लीजिए बेस, बेस की बात कर रहा है, कौन अच्छा बेस है। पहले दिया है HClO, HClO2, HClO3, HClO4, बी में है HClO4, ये ऐसे ऑप्शन में आपको दे रहा, आप कंपाउंड अच्छे से देख लीजिए। तो बेटर यहाँ पे एसिडिटी की बात बोल दिया है तो इसका मतलब अच्छा ये बेस पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, एसिडिटी की बात कर रहा है तो ये बेस के बारे में पूछ रहा है। कौन, अब ये कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर बताओ। एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर का मतलब है कि सही ऑर्डर बेस का कौन है। ठीक है, तो बेटा सही ऑर्डर बेस का कौन होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए भाई। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर बेस का कौन होगा, तो करेक्ट ऑर्डर बेस का होगा ऑप्शन बी। कौन होगा, ऑप्शन बी। इसमें सबसे बेस्ट बेस कौन होगा, HClO, उससे कम कौन होगा, HClO2, उससे कम कौन होगा, HClO3, उससे कम कौन होगा, HClO2। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, 6 कह रहा है कि व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म, क्या फॉर्म करता है। फिर से देखिए, व्हेन क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब है Cl2 मॉलिक्यूल, ये रिएक्ट करता है, किसके साथ करता है ये रिएक्ट करता है बेटा कोल्ड ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट मीन्स NaOH, NaOH के साथ ये रिएक्ट करता है। Cl2 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद NaOH, तो कह रहा है क्या फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ठीक है, Cl2 को ब्रेक करोगे, Cl प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा। तो जो ये प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, जो ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो जब कभी भी आप इनको ब्रेक करते हो तो ये ब्रेक होते हैं 2 फॉर्म में। कौन कौन, यहाँ इधर स्पेस नहीं, मैं ऊपर बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप इसको ब्रेक कराओगे तो ये ब्रेक हो जाएगा आपका, ब्रेक होगा आपका। देखो एक तो Na है, एक तो Cl है,
तो Na और Cl मिलके एक तो बाई प्रोडक्ट में NaCl निकल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा आप फिर से देखिएगा। हाँ चलिए, अब हम यहाँ ऊपर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये रिएक्शन है आपका किसके साथ, देखिएगा क्लोरीन रिएक्ट, क्लोरीन मॉलिक्यूल, इट मीन्स Cl2 का रिएक्शन कराना है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराइए। और जैसे आप कराते हो कि यहाँ Cl2 फॉर्म में ब्रेक होगा, एक Cl प्लस एक Cl माइनस, और यहाँ Na प्लस OH माइनस के फॉर्म में। ठीक है, और ये जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तैसे Na और Cl मिलके बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा, जल्दी से सोचिए, निकलेगा NaCl। क्या निकलेगा बेटा, NaCl। अभी भी आपके, लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान से आप देख सकते हो, ये कंडीशन बेटा कह रहा, कंडीशन बहुत केयर करना है, मैं कंडीशन ध्यान नहीं दिया। कंडीशन कह रहा को, ये कह रहा है कि क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ठीक है। तो अभी एक बात और है, क्लोरीन एक कोल्ड गैस भी होती है। ठीक है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन आप करा दीजिए। ठीक है, कह रहा कि ये क्लोरीन कोल्ड है और कोल्ड होगी तो डायरेक्ट Na के साथ रिएक्शन नहीं करेगा ये। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान दीजिए। और NaOH के साथ रिएक्शन कह रहा, कराइए आप। ठीक बेटा, तो जैसे ही आप रिएक्शन कराते हो तो सबसे पहले ये बना क्या बनाएगा, सबसे पहले बनाएगा NaO, सॉरी NaO नहीं, इरेज कर दूं इसको मैं, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके बेटा, तो जैसे आप रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, तो देखो यहाँ पे 2Cl है, एक Na एक Cl मिलके बाई प्रोडक्ट में निकल जाता है NaCl। ठीक है, और एक चीज़ केयर करना है यहाँ पे, दूसरा जो है आपका पास अभी एक Cl माइनस बचा है, तो वो O के साथ मिलकर बनाएगा ClOH। क्या बनाएगा, ClOH। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। अब इसमें आपको थोड़ा सा केयर कीजिएंगे, करेंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा क्या आंसर होगा इसका। देखिए अब ये प्रोडक्ट में देखिए कि किस में, अब ये अगर देखो ये ClOH है, Na प्लस प्लस OH माइनस के फॉर्म में ब्रेक होगा, और ये एक Cl प्लस और एक Cl माइनस के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो Na और Cl मिलके NaCl निकल गया, तो यहाँ पे Cl माइनस के फॉर्म में है। दूसरा, अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो ClO माइनस हो जाएगा ये। अब ये एक ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ आएगा और इसके साथ रहेगा। तो ये आप देखिए किसमें सही है, जिसमें देखिए Cl माइनस ClO माइनस दिख रहा हो। ठीक है, तो किसमें है ये, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन कौन आंसर सही हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं और ऊपर करूं, चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए 1 मिनट, यस अब सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट में है PTF6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ऊपर है माइनस, इज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट जेनॉन कंपाउंड। दिस इज बिकॉज, तो पहला ऑप्शन है O2 एंड, इसमें क्वेश्चन समझिए, कह रहा द फॉर्मेशन ऑफ O2, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा। ठीक है, इज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट जेनॉन कंपाउंड। दिस इज बिकॉज, कह रहा द फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस PTF6 ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है, इज बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट जेनॉन कंपाउंड। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, तो आप आंसर बताइए। ए में कह रहा O2 एंड जेनॉन हैव डिफरेंट साइज, क्या दोनों डिफरेंट साइज है। अगला कह रहा बोथ O2 एंड जेनॉन आर गैसेस। सी में कह रहा O2 एंड जेनॉन हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन आपस में कंपैरिजन में बराबर नहीं है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आपका बी भी सही नहीं है, आपका ए भी सही नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों डिफरेंट, कह रहा है कि जेनॉन O2 एंड जेनॉन हैव डिफरेंट साइजेस। ठीक है, तो इन दोनों की साइज तो डिफरेंट है ही है। ठीक है, साइज तो इनकी डिफरेंट है ही है, लेकिन और भी देखिए ये तो कुछ सही है, लेकिन कह रहा बोथ O2 एंड जेनॉन आर गैसेस, तो दोनों ठीक है, दोनों गैस हैं, ये भी कुछ सही है। फिर कह रहा O2, ये तो गलत कह रहा। फिर आगे इसमें और भी कह रहा है O2 एंड जेनॉन हैव कंपेरेबल आयोनाइजेबल एंथैल्पीज, तो बेटा ये सही है, डी सही है। O2 एंड जेनॉन का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होता है ये सेम होता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी है कि देखो ऐसा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा जो होता है वो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करता है, डिक्रीज करता है। एंड पीरियोडिक टेबल में अब आप कभी भी टॉप टू बॉटम जाओगे तो किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, और लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी और कहीं कहीं रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो इसका आप करेक्ट ऑप्शन क्या बताएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं,
चल रही क्वेश्चन इधर है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 गिब्स। चलिए करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस कराइए। XeF4 का नाम है जेनान टेट्राफ्लोराइड। XeF4 का हाइड्रोलिसिस आप करा दीजिए, ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन कराओ। तो देखो बेटा ध्यान से देखोगे आंसर समझ में आ जाएगा। इसमें एकदम आंसर दिख रहा है, अगर आप थोड़ा केयर करो तो आंसर आ जाएगा। XeF4 का नाम है जेनान टेट्राफ्लोराइड का वाटर के साथ आप रिएक्शन कराते हो, हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो प्रोडक्ट मैं ऊपर दिखा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे 2H है, देखो 2H है और यहाँ पे क्या है, तो 4 जेनान है। तो 2H और अब यहाँ पे 4 जेनान है और H2 है, तो 4 जेनान में से 2H और 2F मिलकर बना देगा 2HF। क्या बना देगा? 2HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया। और क्या बचा आपके पास? हमारे आपके पास रिमेनिंग बचा है जेनान और 2 फ्लोरीन है और एक ऑक्सीजन है, XeOF4। सॉरी 4 तो में से 2 निकल गया, 2 बचा है, XeOF2। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको अच्छे से देख लीजिए। XeF4 जेनान टेट्राफ्लोराइड है, कह रहा है इसका हाइड्रोलिसिस कराओ। हाइड्रोलिसिस का मतलब बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए। जैसे आप रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा, H2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, H2, और यहाँ पे देखो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो 2 फ्लोरीन और 2H मिलकर बनाता है 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। और जो बचा वही का आंसर हो गया, बचा आपका XeOF2। तो यही आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में है ये सही, तो ऑप्शन बी में है, तो आपका बी इज राइट होगा। तो आपको ये आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। हीलियम इज preferred to be used in balloons instead of hydrogen because it is, हीलियम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या आप यू कैन से हीलियम का ज़्यादा यूज किया जाता है बेटा बैलून में फिलअप किया जाता है हीलियम को ज़्यादा। देखो ये कह रहा है हीलियम इज प्रेफर्ड टू बी यूज्ड इन बैलून। इट मीन्स ये हुआ कि हीलियम को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है या हीलियम का ज़्यादा यूज किया जाता है बैलून में फिलअप करने के लिए, ठीक है। और कह रहा है इंस्टीड टू हाइड्रोजन की कंपैरिजन में हीलियम का ज़्यादा यूज किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा हीलियम जो है ये कोल्ड गैस है, थोड़ा ठंडी गैस है, और हाइड्रोजन जो है ये क्या है, कैसी गैस है ये हाइड्रोजन। देखो जहाँ पर हाइड्रोजन का मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है बेटा वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन जहाँ पे होता है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी रिमूव होती है, तो इसीलिए हाइड्रोजन का यूज नहीं किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हीलियम का। और हीलियम एक कोल्ड गैस है, और एक और भी बात है, और एक कंबस्टिबल गैस नहीं है। हीलियम एक ज्वलनशील गैस नहीं है, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, इसीलिए हीलियम का यूज किया जाता है। तो चलिए देख लीजिए, ऑप्शन ए में कह रहा इन कंबस्टिबल गैस। देखो हाइड्रोजन कंबस्टिबल गैस है लेकिन हीलियम इनकम्बस्टिबल है, इसका मतलब ये सही है, आपका ए ऑप्शन सही है। अब ये कह रहा है लाइटर देन हाइड्रोजन, तो ये सब कोई मीन्स यहाँ मीन्स मैटर नहीं करेगा। तो मीन्स इसका मेन करेक्ट आंसर जो होगा, हीलियम का मेन यूज किया जाता है इन बैलून में इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। इसका मेन रीजन ये है कि जो हीलियम है वो इनकम्बस्टिबल होता है, ये ज्वलनशील नहीं होता है, हाइड्रोजन ज्वलनशील है। तो ऑप्शन ए इज राइट। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हैलोजन एसिड इज। हैलोजन एसिड का हमें क्या बताना है, अच्छे से कंफर्म कीजिए। हैलोजन एसिड का हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिड्यूसिंग पावर। तो बेटा एक बात और है, सबसे इसमें बताना है कि सीधी सी बात है, इसमें आपको ये समझ लेना है इसका मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये कह रहा है कि देखो टोटल कितने हैलोजन है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतने मेन माने गए। अब इसमें सब में क्या लगा दो, हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपका एसिड, जैसे HF, HCl, HBr, HI, तो ये सब आपके क्या बन गए, सब आपके बन गए एसिड। अब ये कह रहा है कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बेटा इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेगा तो HI होगा, उससे कम कौन होगा, HBr होगा, उससे कम कौन होगा, HCl, सबसे कम कौन होगा, HF। रीजन भी है इसका बेटा, ऐसा है कि देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एसिड की डेफिनेशन याद कर लिया करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एसिड की डेफिनेशन है
According to scientist Bronsted and Lowry, acid is the substance which have tendency to donate proton। बेटा एसिड वह सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को इजिली वे में डोनेट कर दे। तो देखो इसमें कौन सा एसिड है जो प्रोटॉन का मतलब है H+, भूलना नहीं आप। बार बार मैं प्रोटॉन का जिक्र करता हूं तो प्रोटॉन का मतलब ही होता है H+, प्रोटॉन को कहते हैं H+। आपको समझ में आ गया? प्रोटॉन को क्या बोलेंगे? H+। तो यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट एसिड कौन होगा? तो बेस्ट मीन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? तो देखो बेटा ऐसा एसिड देखिए जिसका एटॉमिक, जिसमें जैसे देखो HI, देखो यहाँ पे देखो जिसमें HI है वो वाला ऑप्शन कुछ करेक्ट होगा, HF तो एकदम नहीं होगा। देखो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो कॉन्फ़िगरेशन करते हो 2 and 7। तो इसमें कितने ऑर्बिट हैं? 2 ही ऑर्बिट हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस एंड आउटर के इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है, देखो ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, इसमें 2 ऑर्बिट हैं, ठीक है। तो जो आउटर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो आउटर का इलेक्ट्रॉन है ये इस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा। तो जहाँ पे HF दिखेगा इसका बॉन्ड इजिली ब्रेक होता ही नहीं है। जब इजिली ब्रेक बेटा नहीं होगा तो सीधी सी बात है ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तभी होगा जब हाइड्रोजन को इजिली वे में रिमूव कर दे। हाइड्रोजन को इजिली वे में वहीं रिमूव कर सकता है जिसमें न्यूक्लियस एंड आउटर के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो। तो बेटा आपको मालूम है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका? आयोडीन का है। तो इसका मतलब हुआ कि आयोडीन का जो न्यूक्लियस है इसमें कई ऑर्बिट होंगे, ऐसे कई ऑर्बिट होंगे, और न्यूक्लियस के आउटर के इलेक्ट्रॉन पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। ज़्यादा जब डिस्टेंस होगी तो न्यूक्लियस आउटर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा या कम कर पाएगा, जिसकी वजह से जो आपका यहाँ कंपाउंड बनेगा जैसे HI, तो आयोडीन का जो न्यूक्लियस है इसमें जो ऑर्बिट होंगे ये न्यूक्लियस एंड आउटर के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम वर्क करेगा, जिसकी वजह से आयोडीन हाइड्रोजन को इजिली वे में रिमूव कर देगा। तो सबसे बेस्ट एसिड कौन होगा? HI। देखो तो HI देख लो किसमें है, सबसे बेस्ट एसिड आपको दिख रहा है HI, ठीक है। उससे कम कौन होगा? HBr, ये भी सही है। उससे कम कौन होगा? HCl, वो भी सही है। HF, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा इसमें। तो ऑप्शन ए इज राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। कैटनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम। बेटा कैटनेशन प्रॉपर्टी देखो ऐसा, कैटनेशन फास्फोरस में भी होता है, सल्फर में भी होता है, जिंक में कम होता है, कार्बन में भी होता है। तो 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें कैटनेशन प्रॉपर्टी है। कौन कौन? फास्फोरस, सल्फर, कार्बन। तो कह रहा सबसे मैक्सिमम किसमें होगा बेटा? तो याद कर लो हमेशा के लिए कैटनेशन प्रॉपर्टी सबसे मैक्सिमम कार्बन में होती है। किसमें होती है? कार्बन में। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कैटनेशन का मतलब आपको समझ नहीं आता, जान लीजिए। कैटनेशन का मतलब होता है कौन सबसे लॉन्ग चेन बना सकता है। तो कार्बन बेटा सबसे लॉन्ग चेन बना सकता है। जो एलिमेंट सबसे ज्यादा लॉन्ग चेन बनाए वो वही उसकी कैटनेशन प्रॉपर्टी होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं आपको क्लास में कई बार डेफिनेशन बता चुका हूं व्हाट इज मीन्स ऑफ इलेक्ट्रो एंड न्यूक्लियोफाइल, बट टुडे आई एम अगेन रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा? सबसे पहले फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। बेटा ऐसा कोई स्पीसीज जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो वही इलेक्ट्रोफाइल है। एंड सेकंड डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट और यू कैन से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेंगे वो न्यूक्लियोफाइल है, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम दिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल है। तो चेक कर लो किसमें सही है, ऑप्शन कौन सही होगा। देखो आपको बस इतना चेक करना है, इसमें से आपको बस इतना चेक करना है कि देखिए कि इलेक्ट्रॉन किसमें कम है। हम पहला BF3 को ही चेक करते हैं, BF3 को। चलिए BF3 को मैं दिखाता हूं। बोरान है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 3 है। तो बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। चलिए स्ट्रक्चर बनाओ, ये है बोरान 1 2 3। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? सॉरी BF3 में फ्लोरीन है, फ्लोरीन टोटल कितने हैं? 3 1 2 3। तो देखो फ्लोरीन के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप दिखाने का हमारे पास समय कम है, मैं ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूँ। 7 इलेक्ट्रॉन, 7 देख लो, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो 1 7। तो देखो बेटा ये वन साइड से बॉन्डिंग किया, ऐसे इसमें भी 7 है तो इसमें भी बॉन्डिंग हुई, ऐसे इसमें भी 7 है इसमें भी बॉन्डिंग हुई। अब देखिए फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 2 2 4 2 6, इधर 2 8, ऐसे इसमें भी 8, इसमें भी 8। इसका मतलब फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है। चेक करिए क्या बोरान का भी कंप्लीट है? चलिए चेक किया जाए। देखिए वन साइड सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, इधर भी सिंगल बॉन्ड है तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल बोरान के पास इलेक्ट्रॉन है
2 4 2 6। इसका मतलब बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरान में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है अभी। इट मीन्स ये हुआ बेटा कि BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो BF3 एक इलेक्ट्रोफाइल है, सो करेक्ट आंसर इज ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एलिमेंट फाउंड फ्रॉम सी। भैया समुद्र में सबसे ज्यादा आपको मालूम है, समुद्र से देखो नमक जो खाते हो कहां से आता है? समुद्र से। तो सबसे ज्यादा समुद्र में क्या होगा? सोडियम। तो आपको आंसर ये समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 14 है द शेप ऑफ XeF4। बेटा XeF4 का नाम है ज़ेनान टेट्राफ्लोराइड, और ज़ेनान टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर हमेशा स्क्वायर प्लेनर होता है। हमेशा के लिए रट लो भैया, क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो ऑप्शन बी इज राइट, अच्छे से रट लो। ज़ेनान टेट्रा XeF4 कहीं भी दिखेगा तो इसका स्ट्रक्चर हमेशा स्क्वायर प्लेनर होगा, और कहीं भी आपको XeF2 दिख जाए जिसका नाम है ज़ेनान डाइफ्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर हमेशा कैसा होगा? इसका हमेशा लीनियर होगा। कैसा शेप बनेगा? लीनियर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताइए कि इसमें से कौन ऐसा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है। तो बेटा मैं आपको पहले समझा दूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन शो करता है। देखिएगा अच्छे से देखिए हाइड्रोजन जब कभी ऑक्सीजन के साथ हो, हाइड्रोजन जब कभी नाइट्रोजन के साथ हो, हाइड्रोजन जब कभी, मैं जितना एलिमेंट नोट कराऊं इसको रट लो, नोट कर लो, सल्फर के साथ हो, ठीक है, तो ये इतना आप अच्छे से याद करो। या हाइड्रोजन जब कभी फ्लोरीन के साथ हो, तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ हो तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ऑक्सीजन के साथ हो तब भी होगी, नाइट्रोजन के साथ होगी तब भी होगी, फ्लोरीन के साथ होगी तब भी होगी। लेकिन बेटा इन सभी को छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई और भी होगा तो उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या एक दो और हैं लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग और किसी के साथ नहीं बनाता है। तो आपको एलिमेंट याद होना चाहिए। हाइड्रोजन इनमें से देखो ऐसे एलिमेंट हो जिनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो, हाइड्रोजन सल्फर के साथ हो, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ हो, इन सब के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है हाइड्रोजन, ठीक है, अदर के साथ नहीं बनाता है। तो बस आंसर आपको समझ में आ गया होगा। देखो NH3 है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, H2O बनेगी, HF बनेगी, HCl में नहीं बनेगी, तो HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज सी। तो करेक्ट आंसर कौन है? 15 का सी। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। हीलियम का मेन सोर्स क्या है? हीलियम ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में कहाँ मिलेगा? तो बेटा अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा, बहुत ज्यादा, लार्जर क्वांटिटी। तो बेटा हीलियम जो है वो लार्जर क्वांटिटी में हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कहाँ से? एयर से। तो ऑप्शन ए इज राइट। नाउ we are going to discuss next question number 17. Which one of the following element is liquid at normal temperature? कौन सा एलिमेंट है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होगा? तो बेटा नॉर्मल पे ना तो जिंक होता है, लेकिन ये कंडीशन ध्यान दो, ये क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है। ये इसको ऐसे पूछना चाहिए था, या तो मेटल की बात करता है या तो नॉन मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर? कौन सा एलिमेंट है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? तो रट लो, नॉर्मल टेम्परेचर पे मरकरी भी होता है, ब्रोमीन भी होता है। अब ये क्वेश्चन जैसे पूछा इसके अकॉर्डिंग तो आंसर 2 होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल एलिमेंट इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो आंसर आपका होगा मरकरी, और नॉन मेटल पूछेगा तो ब्रोमीन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। सबसे कम बेसिक कौन है बेटा? सबसे कम बेसिक, ठीक है। तो देखो इसमें जितने भी कंपाउंड है ये सब बेसिक है, ठीक है, सब बेसिक है, ठीक है। बेसिक तो सभी है, लेकिन लीस्ट बेसिक आपका है कौन है? ये NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये लीस्ट बेसिक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर होगा आपका 19 आई थिंक होना चाहिए, यस 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? H2SO4 इज एन, यार रटे हो, H2SO4 एसिड होता है, क्या होता है? एसिड होता है, आपको रटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा कोई भी एलिमेंट, जितने भी हेलोजन है, ठीक है, सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो अच्छे से कंफर्म करो। व्हाट इज मीन्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? द सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। I repeat again about the definition of oxidizing agent. The substance which provide oxygen or any other electronegative atom, then the substance are called oxidizing agent. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन या किसी कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को प्रोवाइड करवाए वही सब्सटेंस कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा इसमें देखो सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं तो सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जो जितना ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये सीधी सी बात है यार, कई एलिमेंट दिए हों तो उसमें से चेक करो कि कौन ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बेस्ट सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? पूरे पीरियोडिक टेबल का आपको मालूम है, फ्लोरीन। ठीक है, उससे कम कौन होगा? क्लोरीन। उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? आपका फ्लोरीन है। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन इज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो करेक्ट आंसर ए for question 20. Now we can see question number 21. The number of POP means समझिए फास्फोरस ऑक्सीजन, फिर कह रहा फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस। ठीक है, कह रहा इनके बीच में जो बॉन्ड है और ये बॉन्ड यदि कैसा कर दिया जाए, साइक्लिक कर दिया जाए। ठीक है, साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। फिर वो क्या बन जाएगा? मेटाफॉस्फिर से देखिएगा। ये कह रहा है बेटा, क्वेश्चन समझिए, कह रहा नंबर ऑफ पीओपी का मतलब फास्फोरस ऑक्सीजन फिर फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ, और जब बनाओगे तो उसका जो नेम होगा उसका नेम होगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फिर कह रहा है कि वो कितना नंबर बनाएगा, मतलब पीओपी कितने टाइम्स आएगा। ठीक है, कितने टाइम्स आएगा भाई? चलो बताओ, आपको नहीं मालूम है तो इधर मैं स्ट्रक्चर इसलिए बना दिया था, आपको क्वेश्चन कराने के पहले स्ट्रक्चर बना दिया था। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो स्ट्रक्चर आपको दिख भी रहा हो, मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ, देख लो। ऑक्सीजन है, फिर फास्फोरस है, फिर फास्फोरस है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फास्फोरस है। ठीक है, और ये इस हिसाब से है। इसके बाद प्रत्येक फास्फोरस से डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड OH है। प्रत्येक जितने हैं सब में डबल बॉन्ड O, सब में सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस से ही OH लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे सब में। तो टोटल कितना बन रहा है आप चेक कर लो। देखो, एक POP, दूसरा POP, तीसरा POP, तो टोटल कितना नंबर बन रहा है बेटा? टोटल नंबर आपको इसमें समझ में आ गया होगा, 3 बन रहा है। कितना बन रहा है? 3। तो ऑप्शन सी इज राइट। 21 का करेक्ट आंसर कौन होगा? सी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट एट 250 डिग्री सेल्सियस। आई रिपीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट एट 250 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है बेटा कि विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का वह कौन सा ऑक्साइड है जो आप ऑब्टेन करोगे। कब आप ऑब्टेन करते हो? जब आप हीट करिए अमोनियम नाइट्रेट को। अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? NH4। मैं आपको बता दूं, अमोनियम का फार्मूला है NH4+, और नाइट्रेट का फार्मूला है बेटा NO3-। तो माइनस प्लस दोनों बराबर है, तो NH4 NO3 फार्मूला हो गया जो यहाँ पे मैंने नोट किया। अब इसी को हीट करोगे तो ये तुरंत ये क्या बना देगा? NO2। क्या बना देगा? NO2, और बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा H2H2O। क्या निकल जाएगा? 2H2O। तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हो तो N2O बनेगा और 2H2O बाई प्रोडक्ट में निकलेगा। तो N2O का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नहीं जानते हो जान लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस। इसी को कहते हैं लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस। और कौन सी गैस है जो सबको हंसाती है? जैसे कोई भी ऐसी कोई गैस। व्हाट इज द राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस? देन यू कैन से N2O। इट इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। सो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बी में है नाइट्रस ऑक्साइड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23। एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज। फास्फोरस की एटॉमिसिटी बताइए। ठीक है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्म। बताओ पहले। तो फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्म P4 होता है, मैं क्लास में भी बताया था। तो किसी भी एलिमेंट की वह मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल फॉर्म होती है वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। जैसे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म O2 तो एटॉमिसिटी 2। फास्फोरस का मॉलिक्यूल फॉर्म P4, एटॉमिसिटी 4। और
सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है एसिड, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी 8। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है बेटा, फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्म P4 होता है, एटॉमिसिटी क्या होगी 4। तो आंसर डी इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, PCl5 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। PCl5 को हाइड्रोलिसिस कराओ तो क्या बनेगा, देखो मैं रिएक्शन दिखा दिया हूं, इधर आप देख सकते हो PCl3 प्लस, अब एक बात और है, मैं आपको यहाँ डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ, PCl3 इसका हाइड्रोलिसिस कराओ। हाइड्रोलिसिस मीन्स होता है रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराओगे तो बेटा PCl3 में जितना Cl है उतना मोल आपको H2O लेना पड़ेगा। तो आप जैसे ही करते ना तो 3 मोल आप H2O लीजिए, और जैसे ही आप इनको ब्रेक करेंगे तो ये तुरंत बना देगा H3PO3। क्या बनाएगा H3PO3, और बाई प्रोडक्ट में ऐसे ही आप कंफर्म कर लो 3Cl है, यहाँ पे 3Cl और यहाँ पे 3 2 जा 6H है, तो 3Cl और 3H मिलकर क्या बना दिया 3HCl। क्या बना दिया 3HCl बना दिया। तो जो बचा क्या H3PO3 बचा, तो यही आंसर है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग PCl5 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, क्या देगा। तो जब इसे ही आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो बनाता है H3PO3। देख लो किसमें सही है, ये सही है, किसमें देख लो ये सही है, आपका ऑप्शन ए में लग रहा सही, तो H3PO3, तो ऑप्शन ए इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक, बहुत सॉरी नॉट ट्राई, टेट्रा। 25 नंबर क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेट्रा बेसिक एसिड। तो टेट्रा बेसिक भाई तभी आएगा जब आपको इन सबका नाम फार्मूला याद हो। तो क्वेश्चन में बेटा फार्मूला नहीं दिया था, मैंने नोट किया, जैसे दिया है ऑप्शन ए में हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो बेटा हाइपो, जितने देखो एसिड है इनको तो रटना पड़ेगा आपको, एसिड के फार्मूले तो रटने पड़ेंगे। जैसे दिया हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फार्मूला है H3PO2। दूसरा कह रहा है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है H2PO3। सी में है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसका फार्मूला है H4P2O7। अगला है आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका फार्मूला है H3PO4। अब ये कह रहा है टेट्रा बेसिक, टेट्रा बेसिक। तो बेटा कोई भी टेट्रा बेसिक का मतलब सीधी सी बात यह है, कोई भी कंपाउंड वो कितना बेसिक है, उसमें जितना नंबर ऑफ H+ आयन जितना रिमूव हो जाए, जितना रिमूव कर सको, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ हो, वही उसकी बेसिक कंडीशन बताएगी। जैसे अभी जैसे सपोज करिए कि ये है आपका पहला H3PO2, तो H3PO2 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो कुछ ऐसे बनेगा, P डबल बॉन्ड होगा, और इसमें देखो एक साइड डबल बॉन्ड हो, एक साइड आपका OH हो जाएगा, और एक साइड आपका क्या हो जाएगा, एक साइड आपका एक H और लग जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि फास्फोरस से जो हाइड्रोजन डायरेक्ट लगा है, इनके बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो जो हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है केवल एक रिमूव होगा, तो ये मोनोबेसिक है। कैसा बेसिक है, पहला जो है मोनोबेसिक है। ऐसे आपको इसमें चेक करना है, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये भी मोनोबेसिक होगा। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा H4P2O7 है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है, और 4 हाइड्रोजन सभी ऑक्सीजन से लगे होंगे। ठीक है, अब टाइम कम है, नहीं तो मैं स्ट्रक्चर भी बना देता, इसको आपको दिखा देता मैं। ठीक है, तो इसका मतलब 4 जहाँ पे हाइड्रोजन दिखेगा वो टेट्रा बेसिक है, और उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के आप चेक कर लिया करो, कीजिए कि क्या 4 जो हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन उसमें से एक भी हाइड्रोजन कहीं डायरेक्ट फास्फोरस से तो नहीं लगा है। यदि फास्फोरस से है तो वो बेसिक में काउंट नहीं होगा, वही हाइड्रोजन काउंट होगा जो OH से है। ठीक है, बेसिक बताने के लिए। तो यहाँ पे सीधी बात है कि 4 हाइड्रोजन है, 7 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिलके 4 OH बनाएंगे, और जितना OH बनाएंगे उतना हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो इसका मतलब टेट्रा मतलब 4 बेसिक मतलब हाइड्रोजन आप कितना रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिए भाई, जिसमें 4 हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन से पहले 4 हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन भी कम ना हो। ठीक है, ऑक्सीजन भी कम ना हो। ठीक है, तो अब इसमें आप बता सकते हो सीरीज, जैसे कहीं पे दिया है फास्फोरस से डायरेक्ट हाइड्रोजन आ गया, अब ये हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, ये इजीली ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, तो जब H निकल नहीं पाएगा तो बेसिक नहीं बता पाएगा। अब जैसे कहीं पे देखा P से लगा है OH, अब कितने साइड है, 4 साइड है, ऐसे 4 साइड लग गया बेटा। अब ये अगर 4 साइड लग गया है, ठीक है,
तो इसमें मतलब जैसे 4 साइड है, ऐसे ऐसे 4 साइड है, एक एच यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, तो ट्राई क्या हो गया, टेट्रा बेसिक। 4 है तो टेट्रा बेसिक। तो कहने का सेंस ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। 25 का करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 2-3 क्वेश्चन और है बेटा, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, वैसे टाइम बहुत हो गया इसमें, लेकिन एक्सप्लेनेशन में भाई टाइम टेकन होता है। अगर मैं डायरेक्ट आंसर बताता तो आपको आप जल्दी से देख लेते, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम हो जाता है। दिया है अगला क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो बेटा PCl5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो बेटा जो PCl5 है ये sp3d शो करेगा, सही है। PCl3 sp3, अब इसका मतलब भी समझो भाई। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं, व्हाट इज मींस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देन यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग एंड एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। In another word, you can say that the definition of hybridization. Hybridization is the intermixing of atomic orbital after mixing of all atomic orbitals are equivalent. बेटा ये होती है हाइब्रिडाइजेशन। सीधी सी बात, आप डेफिनेशन समझिए, कई एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर दो, जैसे 1s ऑर्बिटल और 3p कर दो, तो 1s 3p मिलकर क्या बनेगा, sp3। तो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सबसेल इस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर दो तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा वो कहलाएगा हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए PCl5 है तो PCl5 हमेशा sp3d हाइब्रिडाइजेशन देता है, ये सही है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका PCl3 sp3 देगा, ये भी सही है। PCl5 का स्ट्रक्चर सॉलिड होगा, सही है। फिर ये अगला देखो क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दो, इसका ऑप्शन क्वेश्चन में गलत दिया था, मैंने इसको सही किया। दिया है S3PO3 ट्राई बेसिक है, तो चेक कर लो ट्राई बेसिक है, बिना आप स्ट्रक्चर बनाए बेटा तो नहीं बता पाओगे। तो चलो हम लोग बना लेते हैं स्ट्रक्चर। देखिए फास्फोरस के बैलेंस सेल, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 285, बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। चलिए दिखाइए बैलेंस सेल में 5, फास्फोरस 1 2 3 4 5। चलिए कलर थोड़ा मैं चेंज करूं, देखो अब यहाँ पे देखो O कितना है टोटल, 3O है 3H है। चलो भाई ठीक है, तो 3O है 3H है, तो एक O तो फास्फोरस पहले डबल बॉन्ड बना देगा, क्या बना देगा बेटा, सॉरी 1 मिनट। चलिए एक ऑक्सीजन से क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन टोटल फास्फोरस के बाद बचे हैं 2, तो एक साइड बनाएगा OH, इधर भी बना देगा OH। ठीक है, थोड़ा अच्छे से कंफर्म करो भाई। H3PO3 एक डाई बेसिक हुआ, कैसा हुआ फिर से चेक कर लो, H3PO3 ट्राई बेसिक है कि नहीं है, चेक कर लो भैया, चेक कर लो, जल्दी से चेक कर लिया जाए। H3PO3 कैसा, ये बैलेंस हो रहा कि नहीं, नहीं ठीक है। तो देखो H3PO3 में सबसे पहले फास्फोरस एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना देगा, इसके बाद 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन से एक साइड में OH, इधर भी OH, तो कितना मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जैसे कि और टोटल हमारे पास H कितने हैं, 3, तो एक साइड से ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा। तो बेटा मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन जब फास्फोरस से डायरेक्टली अटैच होगा तो ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये ब्रेक नहीं होगा। तो कितने हाइड्रोजन निकल सकेंगे, जितने हाइड्रोजन निकलेंगे उतना बेसिक होगा वो। जैसे 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकला, 1 यहाँ से निकला, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन निकला तो ये डाई बेसिक हुआ। कैसा बेसिक हुआ, डाई बेसिक। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन आपका करेक्टली मैच नहीं है, ये डाई बेसिक है, और क्वेश्चन में कह रहा है ये ट्राई बेसिक, तो ये डाई बेसिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यार बहुत सिंपल है, स्टेबिलिटी आप कैसे बताओगे, देखो देखो इधर ओल्ड स्टाइल से टी पो, ये है पूरे ग्रुप 16 एलिमेंट टोटल है, ठीक है, ये है टॉप और ये है बॉटम, मतलब ये ग्रुप में ऐसे चल रहा है ऐसे, इसके नीचे यहाँ स्पेस नहीं था, मैं इधर नोट कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, अब ये कह रहा है कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसे होगी ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ स्टेबल कौन ज़्यादा होगा। तो बेटा सीधी सी बात है, स्टेबल का मतलब है कि जो रिएक्टिव कम हो, तो बेटा H2O। अब देखो सीधी सी बात है यार, ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है, तो थर्मल सीधी सी बात है। स्टेबिलिटी की बात जब करें तो अपने मन में थोड़ा सोच लो, स्टेबल का मतलब लेस रिएक्टिव, कम रिएक्टिव। तो बेटा सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, सबसे नीचे वाला टेलोरियम,
उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसके ऊपर वाला सेलेनियम, उससे ज़्यादा कौन होगा सल्फर, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो सीधी सी बात है यार, सबसे जो हाईली रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, सबसे जो हाईली रिएक्टिव होगा और सबसे लेस स्टेबल होगा। हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब H2O वाला, तो ऑक्सीजन से कम रिएक्टिव H2S है, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होगा इसकी कंपैरिजन में, इससे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, इससे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, सबसे हाईली स्टेबल ये होगा। इट मीन्स ये हुआ कि इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर है 28 है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सल्फर इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का फार्मूला है HF6। तो भैया HF6 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। क्या होता है sp3d2। सो बच्चों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, सो टुडे इज इनफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जो भी बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और आपके जो भी मित्र लोग हैं उनको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।